फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बढ़िया से चल रही होगी। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो सकते थे वो सब हमने सारे फैक्ट्स को अच्छे से तैयार किया था। इसके आगे की जो क्वेश्चन हैं वो आज के वीडियो में करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत के लिए 1945 की आर्थिक विकास योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, हुआ क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में जो है आर्थिक अस्थिरता बहुत बढ़ गई थी। मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी डामाडोल हो गई थी। तो भारत के जो कुछ नामी उद्योगपति थे उनमें से 8 उद्योगपतियों ने मिलके एक आर्थिक विकास की योजना बनाई थी। भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था को में कैसे सुधार ला सकें, भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे अच्छा किया जा सके, प्लस भारत में औद्योगिकरण को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इन सब को लेके उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था। उसी को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। इसमें जो नाम है 8 उद्योगपतियों के, प्रमुख उद्योगपतियों के, तो इसमें है JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला, आदेशी दलाल, लाला श्री राम, कस्तूरभाई लाल भाई और जान मथाई। इस तरीके से 8 लोगों ने मिलके ये प्लान बनाया था और ये प्लान 2 पार्ट में प्रकाशित हुआ था। पार्ट 1 1944 में हुआ था और पार्ट 2 पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने 1945 में संपादित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे प्लान। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है, बात करते हैं। 1945 की आर्थिक विकास योजना को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। यह योजना 1944-1945 में 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा प्रकाशित की गई थी। शुरुआत में इसे केवल निजी प्रसार के लिए जारी किया गया था और इसका जो फ्रेंड्स लक्ष्य रखा गया था वो ये था कि 15 सालों में या 15 वर्षों में जो प्रति व्यक्ति आय है उसको डबल करने का इसका लक्ष्य रखा गया था। और जो समाज में आय में असमानता है, यानी कि बहुत गरीबी और बहुत अमीरी की जो बीच की खाई है उसको कम करने की कोशिश करने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे थे, कुछ उन्होंने चीज़ें बताई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो उस टाइम पे फ्रेंड्स जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, तो उस टाइम पे मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। मुस्लिम लीग अलग अपना प्रतिनिधित्व करती थी। देशी रियासतें जैसे कि कुछ राजा रजवाड़े थे वो अपना अलग प्रतिनिधित्व करते थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बन चुकी थी तो वो अलग प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसमें पूछा है कि किसने जो है वो भाग नहीं लिया था। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए। देशी रियासतों ने तो इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादियों, दलित वर्ग और देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के चरणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 20वीं सदी के शुरुआत में तक मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया था। सेकेंड ऑप्शन है 19वीं सदी में इसमें केवल मजदूरों और किसानों के सदस्य ही शामिल थे। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन फ्रेंड्स ठीक हैं। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 20वीं सदी के शुरुआत तक मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया था क्योंकि इन बुद्धिजीवियों ने शासकों का विरोध करने के लिए कुछ क्लब और संगठन बनाए थे। 19वीं सदी में इसमें केवल किसान और मजदूर ही शामिल थे क्योंकि वे जमीन के मुख्य मालिक थे और मानते थे कि वो ही मूल समाजवादी हैं। वो अपने आप को सोशलिस्ट मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट करता है, उसके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व बनाता है? ऑप्शन नंबर ए सोशलिस्ट समाजवादी, ऑप्शन नंबर 2 कैपिटलिस्ट पूंजीवादी।
तो समाजवादी क्या कहते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हैं देश के भीतर, वो सब जो है समाज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, और जो भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है या जो भी है, वो गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए और सबको इक्वल पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट करता है, यानी कि निजीवादी को कुछ पर्टिकुलर लोगों के निजी स्वामी को नष्ट करके उसके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व। तो जब सार्वजनिक की बात हो रही है तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, केवल समाजवादी। तो फ्रेंड्स ये यही लिखा हुआ है, सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति अलग अलग नहीं रहते या अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के सहयोग से रहते हैं, क्योंकि समाज में एक दूसरे के सहयोग के बिना हम नहीं रह सकते। एक समाजवादी समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नहीं मानता, नष्ट करता है, और इसके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व करता है, यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए पूरे समाज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? तो टेनिस कोर्ट की शपथ जो है, इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम पिछले वीडियो में भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंच रेवोल्यूशन टॉपिक से। तो टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 को ली गई थी। इसमें क्या हुआ था, जब 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है लुई 16 के द्वारा नए कर लागू करने के लिए, तो थर्ड एस्टेट के लोग उस मीटिंग को बर्खास्त कर देते हैं, उस मीटिंग को नहीं मानते हैं। वो वहाँ पे मांग कर रहे होते हैं एक व्यक्ति एक वोट के बारे में, लेकिन लुई 16 इस चीज़ पे मानता नहीं है। तो इससे नाराज़ होकर थर्ड एस्टेट के लोग मीटिंग को बीच में छोड़ के ही चले जाते हैं, और 17 जून 1789 को वो अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। और 20 जून को वो वर्साई, जहाँ पे मीटिंग बुलाई गई थी, वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट होता है, वहाँ पे जाके वाइली के नेतृत्व में जो है वो एक शपथ लेते हैं कि वो खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं, और बोलते हैं कि ये नेशनल असेंबली जब तक राजा पर अंकुश लगाने वाले संविधान की, राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं बना लेंगे, तब तक ये असेंबली जो है वो भंग नहीं होगी। ये जो प्रस्ताव दिया था, इसका जो प्रस्ताव था टेनिस कोर्ट की शपथ लेने का, वो दिया था जीन जोसेफ मोनियार करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इसका प्रस्ताव दिया था। इस तरीके से फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो हो गया 20 जून 1789। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 को ली गई थी। तीसरे एस्टेट के लोग खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राज्य का प्रवक्ता मानते थे, और 20 जून को ये वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड्स खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था, पहले ये जानते हैं। खिलाफत आंदोलन 1920 में 1920 से 24 तक चला था, और 1920 में ये क्या हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस टाइम पे जो मित्र राष्ट्र थे उनके द्वारा तुर्की के जो सुल्तान थे उनका बहुत ज़्यादा अपमान किया गया था। तो तुर्की के जो सुल्तान थे उनको पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे वो अपना खलीफा मानते थे। तो उनको समर्थन देने के लिए इंडिया के मुसलमानों द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था, खिलाफत आंदोलन के नाम से। ये 1920 से 24 तक चला। इसकी जो शुरुआत थी वो किसने की, तो यहाँ पे दो भाई हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनको इतिहास में अली बंधु के नाम से जाना जाता है। उनके नेतृत्व में खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस आंदोलन को चलाया था। गांधी जी ने उसी टाइम पे जो है इंडिया में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी ने इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा समर्थन दिया था, मतलब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था। इसमें उन्होंने ये बोला था कि ये जो समय है ये अंग्रेज़ों को हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने का सबसे अच्छा समय है कि मुस्लिम हिंदू को सपोर्ट करें और हिंदू मुस्लिम को सपोर्ट करें, क्योंकि उस तरीके से इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्हीं को इतिहास में अली बंधु के नाम से जानते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत दो भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खिलाफत आंदोलन तुर्की के सुल्तान को समर्थन देने के लिए किया गया था।
गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन को सहयोग प्रदान किया तथा असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन को जोड़ने का काम किया। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने का ये सबसे बेस्ट टाइम था अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अवध राज्य को अंग्रेजों ने कब समाप्त किया? सहायक संधि के तहत 1856 में अंग्रेजों ने अवध राज्य का समामेलन किया। समामेलन मतलब मिला लिया। सहायक संधि का जन्मदाता फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले था। तो फ्रांसीसी एक अधिकारी था डुप्ले, जिसने जो है सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है, जिसने सहायक संधि की शुरुआत की। लेकिन बाद में जो अंग्रेज वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली थे, जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसको बहुत बड़े रूप में अपनाया, मतलब बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के समय 1856 में कुशासन का आरोप लगाया। बोला कि आपसे जो है शासन वासन हो नहीं रहा है राजा साहब, आप हटिए यहाँ से, हम जो है यहाँ पे राज करेंगे। और ब्रिटिश राज्य को अवध राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। इसके अलावा मैसूर को 1799 में, तंजौर को भी 1799 में, और पेशवा को 1801 में, भोसले को 1803 में और सिंधिया को 1804 में सहायक संधि की गई वहाँ पे, और जो है वो ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। तो फ्रेंड्स, ये जो 3-4 दिए हुए हैं एक्स्ट्रा, मैसूर, तंजौर, पेशवा, भोसले वगैरह, इसमें जो है आपको मिलान करने के लिए भी आ जाता है और क्रम में लगाने के लिए भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, रूसी क्रांति का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, और दूसरा है रूस की कम्युनिस्ट पार्टी। तो फ्रेंड्स, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना थी वो 1898 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 में थर्ड एस्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो थर्ड एस्टेट का अध्यक्ष आपको पता ही है, जीन सिल्वेन वैली को चुना गया था। इसके बारे में हम लास्ट वाले वीडियो में भी बात की है। थर्ड एस्टेट कौन होता था? समाज का जो उस टाइम जो फ्रांस का जो समाज था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट जो थे वो क्लर्जीज थे, सेकेंड स्टेट थे वो नोबल थे, और थर्ड स्टेट थे बाकी फ्रांस की जितनी भी जनता थी वो थर्ड स्टेट में आती थी। नोबल्स और क्लर्जी और नोबल्स जो थे ये कर से मुक्त थे। जन्मना इन्हें ये अधिकार था, बाय बर्थ ये जो है इन्हें अधिकार मिलता था कि ये टैक्स पे नहीं करेंगे। थर्ड स्टेट के लोग जो थे वो टैक्स पे करते थे, और यही सबसे बड़ा कारण बना आगे चल के कि रूस में क्रांति हुई। तो इसके सारे ऑप्शन फ्रेंड देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। एक है जेकर नेकर, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। लुई 16 ने फ्रांस में इन्हें फिनेंस मिनिस्टर, जैसे वित्त मंत्री चुना था। जब रूस की जो है वो अर्थव्यवस्था बहुत डामाडोल हो गई थी, 1781 में उन्होंने इसे चुना था, नियुक्त किया था, इन्होंने इसे वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया था। जीन सेन वैली के तो पता ही है कि जब थर्ड एस्टेट के लोगों ने टेनिस कोर्ट में जाके शपथ ली थी, तो वहाँ पे जीन सेन वैली पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस पर साइन किया था, जो वो शपथ ले रहे थे उस पर साइन किया था। और तीसरे हैं मार्क्विस डी लाफायेट, ये जो हैं एक सैनिक हैं वहाँ के। और एबेसियस जो क्लर्जीज के फैमिली से बिलोंग करते थे, इन्होंने एक पैम्पलेट भी निकाला था जिसका नाम था थर्ड एस्टेट क्या है। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, जीन सिल्वेन वैली। नेक्स्ट है, जीन सिल्वेन वैली को मई 1789 को थर्ड एस्टेट का अध्यक्ष चुना गया था, जिसने 20 जून को टेनिस कोर्ट में प्रसिद्ध कार्रवाई का नेतृत्व किया था, यानी कि टेनिस कोर्ट की शपथ ली थी, जिसमें थर्ड एस्टेट के प्रतिनिधियों ने फ्रांस के लिए एक लिखित संविधान स्थापित होने तक अलग नहीं होने की शपथ ली थी। पीछे की वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं कि जब तक हम एक ऐसा संविधान नहीं बना लेते जिसमें राजा की निरंकुश शक्तियों पर अंकुश लगाया जा सके, उसकी शक्तियों को कम किया जा सके, तब तक जो हमारी ये असेंबली, हमने अपने आप को असेंबली घोषित किया है, ये भंग नहीं होगी। और थर्ड एस्टेट फ्रांसीसी इतिहास में अभिजात वर्ग पादरियों के साथ 3 आदेशों में से एक था, यानी कि थर्ड एस्टेट क्या था, एक तो अभिजात वर्ग हो गया, दूसरा पादरी हो गया, और तीसरे ये थर्ड एस्टेट के लोग हो गए, बाकी के जो बचे कुचे थे।
यानी कि फ्रांस का पूरा समाज, जिसमें किसान थे, जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और जितने भी वकील पेशे वाले लोग जितने भी थे, व्यापारी थे, वो सब थर्ड एस्टेट में आते थे। थर्ड एस्टेट भी फर्दर फ्रेंड्स 3 पार्ट में डिवाइड था। उसमें फर्स्ट एस्टेट मतलब थर्ड एस्टेट का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आते थे पढ़े लिखे लोग, बिजनेसमैन, अधिकारी लोग, वकील, ये सब आते थे उसमें, या फिर सरकारी कर्मचारी जो लोग होते थे वो आते थे। सेकंड स्टेट में आते थे वो लोग जिनके पास खुद की ज़मीनें थी, यानी कि किसान, और जिनके पास अपना कुछ एक स्किल था, यानी कि कारीगर टाइप के लोग जो होते थे वो। और थर्ड एस्टेट में जो बेचारे मजदूर थे एकदम, जिनके पास बहुत छोटे ज़मीन के टुकड़े थे, या फिर श्रमिक थे, या दूसरे लोगों की, या जो ऊपर के 2 स्टेट हैं क्लर्जी और ये नोबेल्स के यहाँ पे जो काम करते थे, वो सब श्रमिक टाइप के लोग जो आते थे वो थर्ड स्टेट में भी थर्ड नंबर पे थे। तो इस तरीके से उस समय जो फ्रांस का समाज था वो इस तरीके से बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। और थर्ड स्टेट में भी फर्दर 3 पार्ट्स थे। यह लोगों में विशाल बहुमत का प्रतिनिधित्व करता था, और जून 1789 में इसके प्रतिनिधियों ने खुद को एक नेशनल असेंबली में बदल दिया था, जिससे फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। विशाल प्रतिनिधित्व तो करता है क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी थी जो थर्ड स्टेट में आती थी। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग तो बहुत कम थे, और थर्ड स्टेट वाले जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोग्राद में रोटी की कमी के कारण कौन सी क्रांति छिड़ गई थी? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है फरवरी क्रांति। तो हुआ क्या था कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ गई थी, तो फसल ख़राब हो गई थी, बर्फ़बारी हो गई थी, खाद्य पदार्थों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, तो इसलिए ये क्रांति हुई थी फरवरी क्रांति। फरवरी क्रांति में जो है 1917 में रूस में 2 क्रांतियाँ घटित हुई थी। पहली फरवरी 1917 जिसे फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं, जो पेट्रोग्राद में रोटी या ब्रेड की कमी के कारण घटित हुई थी, और दूसरी हुई थी 1917 की क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। ये हम पिछले क्वेश्चन में देख ही चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप इसी तरीके से चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल में PYQ कराऊं, और एक क्वेश्चन से हमारे और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वीडियो में हम सिर्फ 10 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन हम उसके इर्द गिर्द इतने सारे फैक्ट्स देख लेते हैं कि हमारे जो आने वाले, जैसे कहते हैं ना कि PYQ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन PYQ में जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसके आसपास की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हम PYQ को इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम चाहे कम क्वेश्चन करें, लेकिन हम उससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, वो सब तैयार करके जाएं, ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो की लेंथ बढ़ाऊँ, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ाऊँ, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।